प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार आप लोगों की 9वीं कक्षा के एग्ज़ाम निरस्त कर दिए हैं और आप अर्धवार्षिक के नंबरों के आधार पर आपको 10वीं में क्रमोन्नत किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा। हम बात करते हैं विज्ञान विषय की। विज्ञान का जो पहला अध्याय है कक्षा 10 का, वह है भोजन और मानव का स्वास्थ्य। मानव के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है भोजन। हम सब जानते हैं कि भोजन मानव शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करने का एक स्रोत है, जिससे हम अपने शरीर की समस्त क्रियाएं संपन्न कर सकते हैं। भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है आप सब लोगों को पता ही होगा, निचली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें भोजन के आवश्यक समस्त अवयव पर्याप्त मात्रा में हो, सारे अवयव भी हो और पर्याप्त मात्रा में भी हो, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। अब बात आती है संतुलित भोजन अगर नहीं हो तो क्या होगा। अगर भोजन संतुलित नहीं है, उसमें किसी मुख्य अवयव की कमी है या अवयव का मात्रा में पर्याप्त उपस्थित नहीं है, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन नहीं कहेंगे, ऐसे भोजन को हम कुपोषण भोजन कहेंगे। तो उससे पहले हम संतुलित भोजन के मुख्य अवयव के बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन के अवयव क्या क्या है। भोजन के अवयव सबको पता ही होगा, कृपया साथ में दोहरा सकते हैं आप लोग। बताइए कौन कौन से भोजन के अवयव हो सकते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स। इस तरह से ये 5 मुख्य अवयव है जो हमारे संतुलित भोजन के अवयव कहलाते हैं। इन सब का हमारे भोजन में मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ रह सके। कुपोषण पहले ही बता चुका हूँ मैं। कुपोषण वह है ऐसा भोजन जिसमें भोजन का कोई भी अवयव अनुपस्थित हो अथवा अपर्याप्त मात्रा में हो, तो वह कुपोषण कहलाता है। जब हमारे शरीर में कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो कई प्रकार की व्याधियाँ, कई प्रकार के विकार हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। जो भोजन के अवयव है, उन सब अवयवों की अपने आप में एक महत्व है। किसी भी अवयव की कमी से कोई न कोई हमारे शरीर में विकार पैदा होता है। तो हम अगर कुपोषण के बारे में पढ़ें तो विटामिन से संबंधित कुपोषित हो सकते हैं, प्रोटीन से संबंधित कुपोषण हो सकता है, खनिज लवण जो हमारा शरीर के अंदर जो संतुलित भोजन का मुख्य अवयव है, उसकी कमी से भी कई प्रकार के कुपोषण के विकार हमारे शरीर में पैदा हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं विटामिन से संबंधित कुपोषण। हमने पूर्व की क्लासों में भी पढ़ा है विटामिन्स हमने जो अपनी कक्षा स्तर तक पढ़े हैं, उसमें सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए जिसकी कमी से, अगर वो विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा हमारे भोजन में उपलब्ध नहीं रहेगी तो हमारे शरीर के अंदर रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। इस रोग का लक्षण है रात के समय में या तीव्र प्रकाश के दौरान हमको बहुत ही कम या नहीं के बराबर दिखाई देता है। इस रोग को रतौंधी रोग कहते हैं। विटामिन बी चूँकि हमने निम्न कक्षाओं में विटामिन ए, बी, सी, डी पढ़े हैं, यहाँ पर हम बी विटामिन्स को और 3 पार्ट्स में डिवाइड्स करेंगे। जो सबसे पहला है विटामिन B12। विटामिन B12 जिसे थायमिन भी कहते हैं, इस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अब बेरी रोग क्या है। विटामिन बी की जब कमी होती है तो अपने हृदय की धड़कनें, हार्ट बीट जिसको हम कहते हैं, वो कम पड़ जाती हैं। हमारे शरीर की जो पेशियां हैं, मसल्स है, वो कमज़ोर हो जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं जो हमारे शरीर में संवेग और आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, वो तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती है। हमको दूसरा विटामिन B2
जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, इस विटामिन की कमी से राइबोफ्लोविनोसिस नाम की एक बीमारी होती है। उस बीमारी के जो मुख्य लक्षण है, अपने जो चेहरा है, मुख के किनारों पर होठों के दोनों साइड में त्वचा फटने लगती है और होठ खुरदरे हो जाते हैं। और धीरे धीरे अगर यही बीमारी लंबे समय तक रहती है तो हमारी मानस पर भी इसका असर पड़ता है और हमारी स्मृति, जो याददाश्त की शक्ति है, वो भी धीरे धीरे कम पड़ने लग जाती है। विटामिन B2 के बाद में आता है विटामिन B3। विटामिन B3 जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिसे हम नियासिन, विटामिन का दूसरा नाम नियासिन भी है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। इस रोग में जीभ और त्वचा के ऊपर पपड़ियाँ जमती है और वो पपड़ियाँ उखड़ती रहती है। ये विटामिन B3 की वजह से, कमी की वजह से ये रोग होता है। विटामिन बी के बाद में आता है विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल भी है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग के मुख्य लक्षण है मसूड़ों के अंदर खून आने लगता है, त्वचा के ऊपर चकत्ते पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं और दांतों के अंदर जिस तरह से पायरिया रोग होता है वैसे लक्षण दिखने लग जाते हैं। ये विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की जो स्रोत है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा होती है, इमली है, नींबू है, संतरा है, इनसे हम विटामिन सी की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन सी के बाद में आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स नाम का एक रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग क्या है? हमारी शरीर की हड्डियां वो कमज़ोर हो जाती है और भंगूर हो जाती है और छोटी मोटी चोट भी अगर लग जाए शरीर पर तो हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। हमारे जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी है उसके घुटने मुड़ जाते हैं और दोनों घुटने पास पास में आ जाते हैं। कुल मिला के हड्डी का विकार विटामिन डी में आता है। इस विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें, जो कि प्रभात के समय में, अर्ली मॉर्निंग में जो सूर्य की किरणें होती है उसमें सब भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी अगर रहने नहीं दे शरीर में तो वो भी विटामिन डी के साथ में उसकी पूर्ति करने में सक्षम है। इसके बाद में आता है प्रोटीन की वजह से कुपोषण। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी पड़ जाती है तो प्रोटीन की वजह से भी कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में पैर पसार लेते हैं, जो कुपोषण के स्पष्ट रूप से शिकार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। क्वासियरकोर रोग के अंदर शरीर के अंदर पेट फूल जाता है, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती है और शरीर बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है जैसे बेडोल हो। सिर का साइज़ अलग हो जाता है, पेट का साइज़ अलग हो जाता है। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे। ये मेरस्मस, ये क्वासियरकोर रोग के लक्षण है। और यही क्वासियरकोर रोग जब लंबे समय तक रहता है तो फिर धीरे धीरे शरीर सूखने लग जाता है और कांतिहीन शरीर हो जाता है, हड्डियां बाहर निकल जाती है। इसी रोग को मेरस्मस रोग कहते हैं। ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। आपको पता ही होगा प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है अनाज, दालें, दूध और अंडा। मांस खाने वालों के लिए मछली, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। इसके बाद में खनिज लवण की वजह से जो कुपोषण होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे खनिज तत्व है, उनका होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण मैंने खनिज लिखे हैं। लोह की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ही अति आवश्यक है। हमारे शरीर में विद्यमान जो रक्त है, रुधिर है, उस रुधिर में हीमोग्लोबिन को निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई खनिज सहायक है तो वह है लोहा। इसकी कमी से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी पड़ जाती है, शरीर पीला पड़ जाता है और ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता हमारे रुधिर में नहीं रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है कैल्शियम। पहले ही बता चुका हूँ, विटामिन डी और कैल्शियम एक समान रूप से हमारे शरीर में कार्य करते हैं। कैल्शियम की कमी से भी हमारे हड्डियाँ शरीर की कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की पूर्ति के लिए वही अंडा, दूध। आयोडीन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार होने से हमारे शरीर को बचाता है। हमारे गले में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। उस थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की
वजह से निर्मित होता है। अगर आयोडीन की कमी रहेगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन निर्मित नहीं होगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो जो काम हमारे शरीर में करता है वो सारे काम प्रभावित होंगे। थायराइड ग्रंथि क्या काम करती है, कैसे करती है, ये हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जब पढ़ेंगे उस समय विस्तृत बताएंगे। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है और हमारी थायराइड ग्रंथि सूज करके बाहर लटक जाती है, जिसे हम गलगंडू या गलघोटू रोग भी कहते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के और खनिज तत्व होते हैं जो आप सारणी में देख सकते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस वगैरह। सोडियम और फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन और मुख्य खनिज तत्व है। पोटेशियम और सोडियम हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी शरीर की ताकत है, जो मांसपेशियों की वजह से होती है। अगर हम किसी प्रकार की गति करना चाहते हैं तो मांसपेशियों के बिना संभव नहीं है। उस मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए सोडियम और पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सोडियम और पोटेशियम की शरीर में हमारे कमी रहेगी तो हमारी मांसपेशियां है वो सही ढंग से सिकुड़ नहीं पाएगी और हमारे शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन पैदा होगी। तो इस तरह से हमारा जो पहला मुख्य जो चैप्टर है संतुलित भोजन, उससे संबंधित ये सारी बातें जो मैंने बताई है, आप लोग विश्वास है कि आप इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे और अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे। धन्यवाद।